एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विपक्षी पार्टियों का जो आरोप है वो सत्ता पक्ष में बैठी मोदी सरकार धीरे धीरे उसको स्वीकार करती चली जा रही है। वो गाहे बगाहे अपनी बातों को इस तरह से रख रही है, इस बात का मुहर लगता हुआ दिख रहा है कि विपक्ष जिस बात का आरोप सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को लगा रहा था, यानी मोदी सरकार और अमित शाह पर लगा रहे थे, उसकी पुष्टि अब धीरे धीरे होती हुई दिख रही है। आप यह जानने के लिए व्याकुल हो गए कि किस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए, किस बातों को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए और सत्ता पक्ष कैसे स्वीकार कर लिया। ये बड़ा अजीबोगरीब बातें हैं, लेकिन मैं सब बातों पर धीरे धीरे खुलासा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि वे कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन इस वक्त में जो बातें कही जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2 घंटे 13 मिनट तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा में कहा, विपक्षी लोग इसके आरोप लगाते हैं, ये पूरी तरह से चुनावी सभा संबोधित करने जैसा था। जो बातें चुनावी सभा में जब नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं वही बातें लगातार जो है लोकसभा में कही गई थी। और मणिपुर पर जिस तरह से बात करनी चाहिए थी वो उस बात से करने से कतरा गए। उसकी के वानगी थी कि 90 मिनट के बाद विपक्ष के लोग जो है वहां से वॉकआउट कर गए। जी हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2 घंटे 13 मिनट बड़ी मशक्कत के बाद, विपक्षियों की मांग के बाद, जब अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में बोलने के लिए मजबूर करने का जो प्रयास हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को लगातार लोकसभा में बोलने के लिए विपक्ष लगातार लोकसभा बाधित करते रहे हैं, राज्यसभा बाधित करते रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा ठीक से नहीं चल रहा था। मुद्दा वही जो विगत 90 दिनों से ज्यादा समय से कराह रहा है, तकलीफ में है, राहत शिविरों में दम तोड़ता हुआ उनकी जिंदगियां साफ झलक रही है। स्कूल कॉलेज बंद है और स्कूल कॉलेज में चलने वाले के हाथों में जब हथियार हो जाए तो वो कौन सा अमृत काल है, इसको आप समझने की जरूरत है। तो जो 2 घंटा 13 मिनट यदि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में कर सकते थे तो दिल्ली से मणिपुर की दूरी कितनी है? क्या ये 2 घंटों में इसकी यात्रा नहीं हो सकती थी? 2 घंटा 13 मिनट में क्या यात्रा मोदी जी का वहां संभव नहीं था? वो मणिपुर में जाने से कतरा क्यों रहे? उनको जाने में आपत्ति क्या है? घंटों घंटों वो जो है अपने चुनाव प्रचार में बोलते हुए नजर आ जाते हैं, चुनावी सभा में बोलते हुए नजर आ जाते हैं, मन की बात में घंटों समय बिता देते हैं। तो वो मणिपुर के लिए समय क्यों नहीं निकाल रहा है? यह बात भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। बहरहाल हमारा अभी इशू उधर जाने का नहीं है। हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के बैठे हुए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया और वो धीरे धीरे वो बात अब सिद्ध होने लगी है, सही साबित होने लगी है। पहला मुद्दा है कि जब ईडी के जो प्रमुख जो डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा पर विपक्ष लगातार आरोप की जो है फेरिस्त कर लंबी कर दी और लगातार आरोप लगाते चले गए और सत्ता पक्ष उनके एक्सटेंशन की जो फुलझड़ी लगा दी, उसको लेकर जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे उसको अब उस वक्त में हरी झंडी मिल गई या उस पुष्टि हो गई जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने का आदेश अगस्त तक दे दिया। लेकिन माफ करें, जुलाई तक, 31 जुलाई तक उनको जो समय दे दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो है वो बोलती बंद हो गई, उनकी सरकार की बोलती बंद हो गई। क्योंकि ये बात तो पहले से मालूम था कि सारा खेल ईडी के द्वारा संजय कुमार मिश्रा के इशारे पे केंद्र सरकार जो है विपक्षियों को घेरने के लिए कर रही है।
और जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जब नरेंद्र मोदी की सरकार गई और जो मिन्नतें करने लगी सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर आला अब कुछ रहम कर दीजिए और उनका एक्सटेंशन कुछ बढ़ा दीजिए, क्योंकि ईडी में बड़ा महत्वपूर्ण मामलों की जांच चल रही है। वो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है इसको तो बताने से वो लोग बचते हुए नजर आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी जो है वो जो फैसले जो है वो केंद्र सरकार को दे दी और सितंबर तक उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया। लेकिन इस बीच में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उन्होंने कह दिया कि अंतिम एक्सटेंशन है, अंतिम बात है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कभी विचार नहीं करेगा। अब रही बात कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है और कौन सी ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया कि क्या भारत में योग्य अधिकारी की कमी पड़ गई है? क्या संजय कुमार मिश्रा के अलावा कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो ईडी के पद पर इस वक्त में बैठ सकता है और उसको चला सकता है? लेकिन इसी बीच में जब पहला बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता है और ईडी उसी तरह चलते रहेगी, लेकिन चंद दिनों के बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई कि फिर जो केंद्र की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आरजू मिन्नत करने के लिए चली गई। ये स्पष्ट हो गया कि वर्तमान की बैठी हुई जो सरकार है वो ईडी के बहाने विपक्ष को घेरने का काम कर रही है। ऐसा आरोप जो है विपक्षी द्वारा लगाया जा रहा था उसकी पुष्टि होती हुई दिख रही है। जी हां, दूसरी बार इस बात की पुष्टि मिली कि जब सरकार में बैठी हुई जो मोदी सरकार है, सत्ता में बैठी मोदी सरकार है, जब किसी राज्य में जीतती नहीं है तो उसके पीछे कैसे पड़ जाती है वो दिल्ली बिल को लेकर स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि जहां वो शक्ति नहीं है वो उसको घेर नहीं पाती। जब ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे उनके दिग्गजों को, अरविंद केजरीवाल के जो मजबूत पिलरों को जेल में भेजने का जो खेल हुआ और आज भी उनके दिग्गज जेल में हैं और ईडी जो है और सीबीआई के रडार में इस वक्त में आपके केजरीवाल भी हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय सिंह भी है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिससे नरेंद्र मोदी सरकार शक्ति नहीं है उसको ईडी के सहारे और दूसरे मुद्दों के सहारे घेरने का प्रयास करती है। दिल्ली में विगत 25 साल से ऊपर समय हो गया, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाथों पे उनका आ नहीं पा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन तो केंद्र में बैठ के कर रही है, लेकिन दिल्ली राज्य में उनका शासन नहीं हो पा रहा है। और तमाम प्रयासों के बाद जब शीला दीक्षित 10 साल सत्ता में उनकी भागीदारी रही, उसके बाद उनसे जो छीनने का काम किया गया है तो वो केजरीवाल किए, ना कि भारतीय जनता पार्टी। और रेशियो देखा जाए, 3 बार के चुनाव देखा जाए तो हर बार भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर गई। यानी केजरीवाल का जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल, वो हमेशा हावी होता हुआ दिखा। और ये भी देखा कि किस तरह से केंद्र के जो एलजी है और चुनी हुई सरकार के बीच में जो जिच कायम हुआ वो भी लोग देखते चला गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी लकीरें खींच दी, उसके बाद सरकार कहां बैठने वाली थी, उनकी मंशा तो पूरी होते हुए नहीं दिख रही थी, जिसका विरोध लगातार विपक्षियों को द्वारा किया जा रहा था। और अंततः दिल्ली बिल जो लोकसभा में पेश किया गया उसमें जो बातें रखी गई, यानी जो बड़े अधिकारी और एक मुख्यमंत्री ये सारे फैसलों का फैसला करेंगे और वो 2 अधिकारी वहां पर क्या है वो केंद्र के द्वारा भेजे गए हुए अधिकारी होंगे। तो 2-3 के बीच में 2 लोगों का जो बहुमत होगा वही बहुमत माना जाएगा। यानी केजरीवाल की अब कोई हैसियत ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं रहेगी। जब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगी सरकार तो उनका अधिकारी कैसे सुनेंगे, ये स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश और नजीर पेश की
और वो केंद्र सरकार को नहीं पची, और जो बिल लाया गया ये स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि विपक्षी जो आरोप लगाते हैं कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, और भारतीय जनता पार्टी जब किसी से शक्ति नहीं है, किस पार्टियों से हार जाती है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ईडी सीबीआई से भी जब मामले नहीं चलते तो दिल्ली में लोकसभा में बैठी हुई, दिल्ली की बैठी हुई सरकार लोकसभा में बिल लेकर पास हुई, और बिल के लिए उन लोगों के पास आरजू मिन्नतें करते चली गई जिसके पास वो विगत 9 साल से ठसक के साथ बैठे हुए सरकार उसके पास कभी फटकती नहीं थी। वाईएसआर और जो चंद्रबाबू नायडू और बिजू पटनायक के पास जब वो पहुंच गए और आरजू मिन्नतें करने लगा कि आप हमें राज्यसभा में मदद कीजिए क्योंकि मैं अल्पमत में हूं, तब जाके दिल्ली बिल पास हो सका। जी हां, तो दूसरा आरोप यह सिद्ध हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को लेकर एक लंबी लकीरें खींच दी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा, दूसरा विपक्ष के नेता होगा और तीसरा चीफ जस्टिस होंगे। ये बहुत अच्छा फैसला था, बड़ी नजीर थी, और लोग को लगने लगा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष हो जाएगा। और लगातार विपक्ष के लोग पहले से चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते चले जा रहे थे कि चुनाव आयोग विपक्षियों को नहीं सुनता, वो अपने फैसले जो लेते हैं वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए लेते हैं। एक तरह से जब चुनाव में जो 5 और 7 राउंड का जब चुनाव होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होता है कि छोटी छोटी पार्टियां बड़े अंतराल में चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, थक जाती है। तो इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो गए। ईवीएम को लेकर भी जब विपक्षियों ने चुनाव आयोग के पास मामले को लाया तो चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया। यही सब बातें हैं कि चुनाव आयोग भी विपक्षियों के निशाने पर रहा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ये कहती है कि भारतीय संवैधानिक संस्थाओं पे विपक्ष का अब जो भरोसा नहीं रहा। जी हां, लेकिन सवाल फिर वही है, जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया तो केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं मानी कि फिर जो है इस संबंध में, इस जो आदेश है इसके खिलाफ में एक बिल लेके जो है राज्यसभा में पेश की। उस बिल में यह है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यहां भी 2-1 का खेला, यानी जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बैठेंगे तो 2 हो गए, तो विपक्ष के एक नेता अकेले क्या कर लेगा, क्योंकि जो बहुमत है वो तो उनके हाथों में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये चालाकी आसानी से समझा जा सकता है। तो फिर जो चुनाव आयोग पर विपक्षियों की जो मांग थी और उस पर जो आरोप था वो तो केंद्र सरकार ने खुद उसकी पुष्टि कर दी, क्योंकि उसका बिल ले आया। यदि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो अगर विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री करते तो उसमें क्या आपत्ति थी, ये आसानी से समझा सकता था। क्योंकि 2024 चुनाव की जो कवायदे की गई है वो बड़ा लंबा है और उसकी बानगी तो अभी से ही नजर आ रही है। जब से विपक्षियों का 26 दलों का जो मजबूत गठबंधन हुआ और लगातार प्रधानमंत्री अपना समय इंडिया गठबंधन के रूप में जो प्रहार के रूप में दिखा रही है, वो सब जग जाहिर है कि ये बौखलाहट, ये अकबकाहट कहीं न कहीं लगातार उन लोगों का बढ़ रही है। क्या बात है, उसी को छोटा करने के लिए उन्होंने 38 दलों का गठबंधन कर लिया, एक बड़ा गठबंधन, जो कि पूर्व में यह कहा जा रहा था कि वो अकेला सब पर भारी। तो उस भारी को करने के लिए छोटे छोटे गठबंधनों की आवश्यकता क्यों हुई, ये स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। 2024 का जो चुनाव है इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलों का दौर से गुजर रहा है। एक तो 2024 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी मुंह बाए खड़ी है, तो दूसरी तरफ राज्य दर राज्य चुनाव का हार भारतीय जनता पार्टी के हौसले को पस्त कर रही है। मोदी जी का जो
चुनाव स्ट्राइक रेट है वो लगातार गिर रहा है, उनके कद काठी लगातार गिर रहे हैं और लगातार जो घटनाएं घटते चली जा रही है, चाहे वो मणिपुर में 90 दिन की जो जलने की जो कवायदे हुई और जलाने की जो कवायदे हुई, उसको रोक पाने में अभी तरफ पूरी तरह सक्षम जो है केंद्र सरकार के डबल इंजन सरकार नहीं हो पाई। और मणिपुर से मेवात में यानी नू में जो दंगे हो गए और कर्फ्यू आज तक लगी हुई है, कर्फ्यू में ढील दी गई है, स्कूल कॉलेज धीरे धीरे खुल रहे हैं लेकिन सामान्य अभी तक नहीं हो गया। और इस बीच में बुलडोजर की जो प्रवृत्ति है जो उत्तर प्रदेश से उठकर जब हरियाणा तक पहुंचती है तो हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और बुलडोजर जो कार्रवाई है उस पर रोक लगा देती है। तो इस वक्त में विपक्ष के रोल में अगर कोई है तो वो कोर्ट है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो आज भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि हम जिंदा हैं, भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा टारगेट में अगर कोई है तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ, DY चंद्रचूड़ जी का। उनकी जो टिप्पणी है और उन्होंने जो मणिपुर में जो कमेटियां बनाई है और कमेटियों पर अगर गौर करिए तो स्पष्ट करता है कि वो केंद्र सरकार के CBI को भी दायरे में लिया, राज्य सरकार को भी दायरे में लिया, जांच के दायरे में, और उनके द्वारा किए गए सब जो कुछ भी हो रहा है उनके राहत शिविरों को उसको भी जद में लिया है। जो कमेटियां बनी और जिस तरह जांच का दायरा को रखा गया सब इनके दायरे में आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि केंद्र सरकार की जो बैठी हुई मौजूदा सरकार है वो इसका काट कैसे निकालती है और आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए क्या हथकंडे अपनाती है, कौन सा बिल पेश करती है। ये सारी चीजें इशारा करता है कि विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहे थे, चाहे चुनाव आयोग को लेकर हो या ED के जो डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा पर हो या दिल्ली बिल को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी शक्ति नहीं है उन लोगों से किस तरह निपटती है, ये सारों तीनों बड़े आरोप जो है विपक्षियों का वो अब सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। ये हड़बड़ाहट है या अकबकाहट है या कोई और वानगी है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। वो पूरी तंत्र के साथ, चाहे कोई भी तंत्र है, उस तंत्रों के साथ अपनी चुनावी यात्रा को पूरी करना चाहती है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कि जिस शब्दों का प्रयोग इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने किया इंडिया गठबंधन को लेकर घमंडिया, तो किस बात का घमंड विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये बात नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। कांग्रेस तो इस वक्त में जो है 44 सीटों पर है। अब विपक्ष के गठबंधनों को देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या उनकी है नहीं। किस बात का घमंड इंडिया गठबंधन को है ये तो बताना चाहिए। घमंड तो वर्तमान की मौजूदा सरकार पे है जो लगातार 9 साल ठसक के साथ रह गई और किसी के नहीं सुनी, और जब समय खराब चल रहा है तो लगातार छोटी छोटी पार्टियों को अपने और लाने के लिए नमस्ते 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 का अभियान चला रही है, छोटे छोटे कुंभों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वो मानने के लिए सब लोग अपने तरह से अपनी जो है दुकानदारी चालू किए हुए हैं और ज्यादा सीटें मांगने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेलिंग तक कर रहे हैं, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग जो है छोटी छोटी पार्टियां कर रहे हैं। चिराग पासवान 5 सीटें मांग रहा है तो 3 सीटें मांगने के लिए जो है आपके मांझी साहब रेडी हैं। इस तरह से जिसका गठबंधन अभी नहीं हुआ उन लोग भी कोई मांग को लेकर बैठा हुआ है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करता है कि वर्तमान में जो बैठी सरकार पे जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहे हैं उसकी पुष्टि हो गई है और संभव है कि कुछ की पुष्टि और हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।